तो हेरिटेबिलिटी ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे और क्लासिकल जेनेटिक्स से कुछ दिन के लिए पिंड छूट जाएगा। तो ये दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्विच करेंगे वापस से सेल बायोलॉजी पे, उसको थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे विचार करके पढ़ाएंगे। सर अभी पढ़ाया है क्या? नहीं, बस अभी तो शुरू ही करने जा रहे हैं। तो ये है टॉपिक हेरिटेबिलिटी का। अब इससे क्या तात्पर्य है? देखो, हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं, जो फिनोटिपिक वेरिएशन है किसी पॉपुलेशन में, जितने भी इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं उनमें जो फिनोटिपिक वेरिएशन, जैसे हम अपने ही पॉपुलेशन की बात कर लें तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो ये जो फिनोटिपिक वेरिएशंस आ रहे हैं, ये एक्चुअली आते क्यों हैं, इस चीज के बाद और वेरिएशन की बात हम पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है किसी भी पॉपुलेशन के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो जिसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखते थे कि मिड पोर्शन जो था, यानी इंटरमीडिएट जो ट्रेट वैल्यू थी, वो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स में पाई जाती थी। उस इंटरमीडिएट ट्रेट वैल्यू से कितना वेरिएशन जो है वो शो कर रहे हैं इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में, तो वेरिएशन वाला जो पॉइंट है उस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो भी फिनोटिपिक वेरिएशन होता है इंडिविजुअल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक वेरिएंस या वीपी से उसको डिनोट करते हैं। और इसमें तीन कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, यानी कि तीन कंपोनेंट से मिलके ये फाइनल फिनोटिपिक वेरिएशन या वेरिएंस हमको नजर आता है। एनवायरमेंटल वेरिएंस, एनवायरमेंट का तो असर पड़ेगा ही वेरिएशन पे। जीनोटिपिक वेरिएंस, जाहिर सी बात है, जैसी जीन्स होंगी उस तरीके का अगर एनवायरमेंट मिलेगा तो वो एक्सप्रेस करेंगी या नहीं एक्सप्रेस करेंगी, दैट डिपेंड्स। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है वेरिएंस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड जीनोटाइप, जिसको वीजीई कहते हैं। यहां हम इंडिविजुअल कंपोनेंट ले रहे हैं कि एनवायरमेंट से क्या होगा, जीनोटाइप से क्या होगा, और तीसरा कंपोनेंट है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होता है। अब इसमें फिर वही है, थोड़ा सा डाउट की बात है कि भाई एनवायरमेंट अपने आप तो असर कुछ दिखाएगा नहीं, एनवायरनमेंट की वजह से ही जीन अफेक्ट होंगी, लेकिन फिर भी इस वीजीई को एक अलग पैरामीटर की तरह ले लेते हैं जब सेंसिटिव केसेस को डील करते हैं हम। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया कि जो फिनोटिपिक वेरिएंस है वीपी, वो एनवायरमेंटल वेरिएंस, जीनोटिपिक वेरिएंस और जीनोटाइप और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन का वेरिएंस, इन तीनों का सम होता है। लेकिन चूंकि बहुत सेंसिटिव केस अगर हम नहीं डील कर रहे हैं तो ये जो इंटरेक्शन है जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का, इसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल होती है, इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है या इसको कंबाइन कर दिया जाता है विद द एनवायरमेंटल वेरिएंस, या वीई के साथ इसको जोड़ दिया जाता है कि चलो उसी में निपट जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया, बिना जीन के एनवायरनमेंट का मतलब ही नहीं है, एनवायरनमेंट बदलता रहे, जीन तो होनी चाहिए उस एनवायरनमेंट के हिसाब से असर दिखाने के लिए। तो हेरिटेबिलिटी है क्या बेसिकली? हेरिटेबिलिटी जो है वो बताती है हमको कि कितना है फिनोटिपिक वेरिएशन का अमाउंट। वेरिएशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, फिनोटिपिक वेरिएशन का अमाउंट कितना है किसी भी पॉपुलेशन में ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, ड्यू टू वेरिएशन इन जेनेटिक फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे हेरिटेबिलिटी, चूंकि टर्म हम हेरिटेबिलिटी ले रहे हैं इसलिए जेनेटिक फैक्टर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। एनवायरनमेंट का रोल तो तब आएगा जब इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट से फेस करेगा, एनवायरनमेंट को फेस करेगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन होना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का, हेरिडिटी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तब तो हम जेनेटिक फैक्टर की ही बात करेंगे, जीनोटाइप की ही बात करेंगे। लेकिन एनवायरनमेंट को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो इस वजह से
इंक्लूड जब उसको करेंगे तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती, बहुत आसान है। हाई हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम जो फिनोटिपिक वेरिएशन हमको मिल रहा है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से मिल रहा है। हेरिडिटी, जीन, इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। हाई हेरिडिटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जेनेटिक फैक्टर्स का फिनोटिपिक वेरिएशन में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रोल है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का कम है इम्पैक्ट, लेस इम्पैक्ट। लो हेरिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका ऑपोजिट केस हो जाएगा। इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट है, ग्रेटर इम्पैक्ट है फिनोटिपिक वेरिएशन पे विद इन ए पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द जीनोटिपिक फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स। तो बस हाई हेरिटेबिलिटी, जीनोटिपिक फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लो हेरिटेबिलिटी यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट हमने एज सच यहाँ पे बुक की थी तो हमने इसको मेंशन कर दिया, इसको समझने की ज़रूरत है। Heritability is not the proportion of a phenotype that is genetic, rather the proportion of phenotypic variance, ठीक है, that is due to genetic factors। अब इस लाइन का क्या मतलब है, किसी को समझ में आया है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। Heritability is not the proportion of a phenotype that is genetic, rather the proportion of phenotypic variance that is due to genetic factors। क्या मतलब है? मतलब कि हेरिटेबिलिटी इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि कितना इंडिविजुअल्स में डिफरेंस है उनके उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से। इस बात को नहीं कि उनका फिनोटाइप क्या है, कौन सी जीन किस phenotype को describe जैसे, करती हाँ, मतलब जैसे अगर हम किसी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमको उसका फिनोटाइप मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ इट्स जीन, एंड ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का उस पर असर आएगा ही, लेकिन ये हेरिटेबिलिटी नहीं है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, हेरिटेबिलिटी। ये हेरिटेबिलिटी नहीं है। हेरिटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप एक पॉपुलेशन लेंगे, उसमें जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे, उनमें फिनोटिपिक वेरिएंस क्या आ रहा है, उस चीज़ को हेरिटेबिलिटी डिनोट करता है। समझ में आया? है? नहीं सर, कंफ्यूज है। ये हमने नहीं कहा था। तुमने यही कहा था ना तंजीला? हाँ, ये कहा था। हाँ, तुमने यही कहा था। सुनो फिर से कि एक चीज़ समझ लो, हेरिटेबिलिटी जो है वो लेना है हमको विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। तो मतलब क्या हो गया कि जब हम पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स उसमें हमको मिलेंगे। एक इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर ट्रेट में दूसरे इंडिविजुअल से कितना वेरिएशन आ रहा है वो फिनोटिपिक वेरिएंस बताएगा, उसी को हम हेरिटेबिलिटी कहते हैं। तो ये वो प्रोपोर्शन नहीं है फिनोटाइप का जो कि जेनेटिक है यानी कि इंडिविजुअल में आ रहा है, रादर द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस। ये वेरिएशन क्यों आ रहा है इंडिविजुअल्स में ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। अब आया समझ में? जी सर। It should be emphasized that heritability indicates neither how much of trait is genetically determined nor the extent to which an individual's phenotype is due to genotype। देख रहे हो? तो हेरिटेबिलिटी जो है इंडिविजुअल के फिनोटाइप की बात नहीं करता है। इट टेल्स अस प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ सर्टेन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। अब क्लियर हो गई होगी और ये बात? कोई डाउट है? बोलो भैया, किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? नहीं। ठीक है।
अब हम बात करेंगे ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस हेरिटेब है। भैया हम बोलेंगे ही नहीं इसको, हमसे हो ही नहीं रहा है ये टंग ट्विस्टर कहीं का। हेरी हेरिटेबिलिटी, ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी, ठीक है। तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, हाँ ब्रॉड सेंस हेरी हद है। अच्छा, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? एच स्क्वायर से, कैपिटल एच स्क्वायर से। ये क्या बताता है किस चीज के बारे में? ये वो सारे पॉसिबल फिनोटिपिक वेरिएंट्स को बताता है जो कि जीनोटाइप की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? सिंपल, एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी पी। तो वी जी क्या है? टोटल जेनेटिक जीनोटिपिक वेरिएंट्स, और वीपी क्या है? टोटल फिनोटिपिक वेरिएंट्स। तो इन्हीं दोनों का रेशियो जब निकल के आता है तो दैट इंडिकेट्स द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। वीजी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोटल जीनोटिपिक वेरिएंट्स। तो जीनोटिपिक टोटल मतलब कि जितने भी वेरिएंट्स पॉसिबल हैं जीनोटाइप में, जिस जिस वजह से पॉसिबल हैं, वो सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ध्यान रखना। सर, जी, टोटल जीनोटिपिक वेरिएंट्स मतलब एक पॉपुलेशन में जितने भी मतलब वेरिएंट्स है उनके जेनेटिक मतलब उनका जो जीनोटाइप है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, तो वो सारा हाँ वो एक साथ कलेक्टिव, अपन टोटल नंबर मतलब हाँ मतलब ना भी जेनेटिक वेरिएंस होगा उतना ही तो फिनोटाइपिक वेरिएंस होगा, तो वन हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, जरूरी है, जरूरी है कि जिसमें जीनोटिपिक वेरिएंस आ रहा हो वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर ही रही हूँ और उस तरह का फिनोटाइप हर इंडिविजुअल में शो कर ही रही हूँ। है ऐसा? पॉपुलेशन, हम खा रहे हैं पिज्ज़ा बर्गर, तुम खा रही हो तो फिर रोटी इन्वायरमेंट सब्जी। में इफेक्ट होगा। हम्म, हाँ तो भैया, फिर लेकिन इन्वायरमेंट के इफेक्ट से अच्छा तो हम देखो आइसोलेशन में लेते हैं ना। अब एक बात बताओ हमको कि सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, सैकड़ों हजारों टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, लेकिन अगर हमको एक स्पेसिफिक पाथवे लेना है, पढ़ना है उसके बारे में, ग्लाइकोलिसिस को, तो हम क्या करेंगे? हम मीडियम सेपरेट करेंगे, स्पेसिफिक एंजाइम्स आइसोलेट करेंगे, फिर उस एंजाइम की एक्टिविटी आउटसाइड द बॉडी मीडियम में देखेंगे, बाहर के आर्टिफिशियल मीडियम में। तो कहो ऐसा कैसे कर रहे हैं सर, क्यों आर्टिफिशियल अलग अलग देख रहे हैं? वो भी तो होगा, वो भी तो होगा, सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है ये हमको क्या मालूम? अरे भैया वही मालूम करने के लिए पता कर रहे हैं, जुगाड़ पानी लगा रहे हैं। मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया तुमको, हम क्या कहना चाह रहे थे? जी सर। बिना एनवायरनमेंट के जीन अपना असर नहीं दिखाएगी, दैट्स ट्रू। लेकिन फिलहाल हम उस फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जैसे अब तुम जूलॉजिक 5 पेपर हैं, पांचों किताबें खोल लो, कौन है हम तो पूरा पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं करोगी ना, पहला पेपर पढ़ोगी, पहले पेपर में भी कोई टॉपिक पढ़ोगी ना एक बार में बैठ के। तो इस तरह से सर, तो किसी एक मतलब हम ये कहते हैं किसी एक पॉपुलेशन में वो इन्वायरमेंट का इफेक्ट सब पे एक जैसा ही तो होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का मतलब, हम वही तो तुमसे कह रहे थे, हम खा रहे हैं पिज्जा और बर्गर और तुम खा रही हो दाल भात। क्या तुमने वही एनवायरनमेंट दिया अपनी बॉडी को जो हमने दिया? हमारा जो फूड है वो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई, हम केला खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, बतासा खा रहे हैं, और तुम जो है वो खाली प्रोटीन खा रही हो। तो क्या तुम्हारे अंदर भी इंसुलिन उतना ही सिक्रीट होगा जितना हमारे अंदर होगा? समझ गए सर। हाँ जी, समझ गए, अच्छी बात है। तो ये जो वीजी है, टोटल जीनोटिपिक वेरिएंट्स, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जो भी पॉपुलेशन में, वी ए हो गया, वी डी हो गया, वी आई हो गया। वी ए क्या है?
VA जो है इट इज द एडिटिव जीनोटिपिक वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस फ्रॉम एडिटिव जीन इफेक्ट। हम जानते हैं एडिटिव जीन इफेक्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। VD क्या है? डोमिनेंस जीनोटिपिक वेरिएंस, यानी वेरिएंस ड्यू टू डोमिनेंस इफेक्ट ऑफ एलील्स। ठीक है, ये भी मालूम है हमको अच्छे से। VI epistatic genotypic variance, और it is the variance due to epistatic interactions among non-allelic genes। तो ये भी फैक्टर हमने ले लिया, मतलब जो पॉसिबिलिटी थी एडिटिव वाला देख लिया, VD ये वाला तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो जाएगा, VA VI दोनों नॉन मेंडेलियन के पार्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ पॉसिबिलिटी हमने देख लिया। जनरली इपिस्टेसिस जो है वो सभी जीन्स के द्वारा नहीं दिखाई जाती, शो की जाती है, इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है VI का वो ऑफन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, और इसीलिए इसको एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है इन जनरल एनालिसिस में। इपिस्टैटिक जीन्स बहुत कम है संख्या में, तो इसलिए इसको इस फैक्टर को VI वाले हम छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वैल्यू आएगी जो तुम कह रही हो सही है, तुमने सिर्फ एक वैल्यू बताई कि VG VP इक्वल हो सकते हैं, तो 1 हो जाएगी वैल्यू, लेकिन कंडीशन एक और आ सकती है कि 0 हो जाए। तो कोई भी वैल्यू आएगी हेरिटेबिलिटी की दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जैसे RD वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में हम देख रहे थे फ्रीक्वेंसी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो थी। अगर ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की वैल्यू या H² की वैल्यू जो है वो इट इज़ क्लोज टू 1, तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट का जो असर है फिनोटिपिक वेरिएंस पे वो बहुत कम है। लेकिन अगर H² की वैल्यू क्लोज टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब वेरी हाई इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑब्जर्व्ड फिनोटिपिक वेरिएंस। तो हमने अब देखो, हमने जब रेशियो निकालना शुरू किया तो हमने एनवायरनमेंट फैक्टर एक्सक्लूड कर दिया, और जो रेशियो की वैल्यू हमको मिल रही है उससे हम ये पता लगा रहे हैं, एसेस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट का क्या असर आएगा फिनोटिपिक वेरिएंस पे। बात समझ में आई? अगर ये फैक्टर वहीं इंक्लूड कर लेते तो पता क्या लगाते हैं। अगला है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, स्मॉल H² से इसको डिनोट करते हैं, और ये इसी का पार्ट है ब्रॉड सेंस का। तो इट इंक्लूड्स ओनली प्रोपोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट इज ड्यू टू एडिटिव जीनोटिपिक वेरिएशन, यानी कि जो एडिटिव जीन इफेक्ट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से जो फिनोटिपिक वेरिएशन हो रहा है उसको हम पता लगाने के लिए नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी H² स्मॉल H² से उसको पता लगाते हैं। तो ठीक है, आसान है, VA अपॉन VP ले लिया, ये तो फिनोटिपिक टोटल हो गया, और ये सिर्फ बिकॉज ऑफ एडिटिव जीन इफेक्ट। और तो खैर एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, PGI स्टैंड्स फॉर। तो बस आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए और वैल्यू का थोड़ा सा होना चाहिए कि एक्चुअली में ये वैल्यू बताती क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हेरिटेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। तो पेडिग्री एनालिसिस बेसिक आइडिया तो आपको है ही है इसके बारे में। पेडिग्री है, या इसको फैमिली ट्री भी कहते हैं, क्या है, ये एक चार्ट होता है जिसमें लाइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और ये किसी पर्सन के जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री को बताता है, ये चार्ट जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री को। ठीक है, और मोस्टली जो है ये कौन बनाता है इसको, मेडिकल जेनेटिसिस्ट्स हैं या जेनेटिक काउंसलर्स हैं, जैसे किसी के घर में किसी तरह की जेनेटिक बीमारी जो है वो चलती चली आ रही है, मतलब डायग्नोस हुआ, तो फिर उसमें पूछते हैं कि भैया कब था, किसको था, आपके पिताजी को, दादाजी को, या और पहले किसी के बारे में अगर कोई जानकारी है, तो इस तरह से पूरा एक चार्ट जो है वो तैयार होता है, पूरा चार्ट। अब यहाँ पे जो सिंबल्स हैं ये तो आपने देखे हैं, और जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। मेल मतलब कि स्क्वायर होगा, फीमेल सर्कल, अनस्पेसिफाइड सेक्स होगा, थर्ड जेंडर है तो मतलब ये बर्फी बन जाएगी, काजू वाली। और इसके अंदर अगर नंबर लिख दिया गया तो इसका मतलब कि कितने अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं। सर्कल के अंदर डॉट, करियर फीमेल।
अनअफेक्टेड जो है वो ब्लैंक दिखाए जाते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल शेडेड या ग्रे। मेटिंग दिखाने के लिए एक लाइन बना दी जाती है, डेथ का मतलब काट दिया, कहानी ख़त्म। अगर रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होती है तो डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, इसको कॉन्सेंजीनस मीटिंग कहते हैं। तो ये भी पेडिग्री में दिखाया जाता है। तो ये कुछ सिंबल हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की पेडिग्रीज होती हैं, पैटर्न्स जो हैं इनहेरिटेंस के वो कितने टाइप के हैं। तो पहला है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर उसको अच्छे से याद कर लोगे तो उससे क्या है कि पेडिग्री की क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अभी तो हम सिर्फ इसके जो पॉइंट्स हैं जिससे हमको पेडिग्री को एनालाइज करना है, समझना है, वही बता रहे हैं। उसको अप्लाई करके भी एक आध में दिखा देंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस हम छोड़ देंगे ताकि तुम लोग उसको अटेम्प्ट करो। सब बता देंगे तो फायदा नहीं है ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जो जीन होगी वो ऑटोसोम्स पे होगी, और रिसेसिव स्टेट में जो एलील्स होंगी तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसका पेडिग्री में कैसा नज़र आता है कि ट्रेट जो होता है इट ऑफन स्किप्स जनरेशंस, यानी पहली जनरेशन में दिखा तो दूसरे में नहीं दिखेगा, तीसरे में दिखेगा, पहले में नहीं दिखा तो दूसरे में दिख जाएगा। तो एक एक जनरेशन स्किप करता है, ये एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल्स। तो इस चीज़ से भी आप गेस कर सकते हैं, मेल और फीमेल, भाई कोई स्पेसिफाइड सेक्स में तो ये इनहेरिटेंस हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है मेल भी अफेक्टेड होगा, फीमेल भी। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो जितने बच्चे हैं वो सब भी अफेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट है। दोनों अगर अफेक्टेड हैं पेरेंट्स तो इसका मतलब दोनों ही के पास रेसेसिव ही एलील्स होंगी, तो जाहिर सी बात है वो अगली जनरेशन में भी रेसेसिव एलील ही तो भेज पाएंगे, क्योंकि एक भी डोमिनेंट एलील हो जाएगी तो फिर कोई एक पेरेंट अफेक्टेड नहीं होगा जिसमें वो डोमिनेंट एलील होगी। अगर अनअफेक्टेड और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में मेटिंग होती है तो उस कंडीशन में जितने भी बच्चे होंगे वो सब अनअफेक्टेड होंगे, क्योंकि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब कि उसके पास डोमिनेंट एलील है और वो डोमिनेंट एलील भेज देगा बच्चों में, तो बच्चे अनअफेक्टेड हो जाएंगे। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, झिंगुर। अगर यहाँ पे फिर एक और है कंडीशन, अगर एक बच्चा पेडिग्री में अफेक्टेड नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट था वो हेटेरोजाइगस था, ठीक है। और तब क्या होगा कि लगभग आधे बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड होने चाहिए। एक बच्चा मतलब अब आदमी की पेडिग्री बना रहे हैं हम, बंदरों की तो बना नहीं रहे हैं या सूअरों की कि एक बार में जो है दर्जन दर्जन पैदा हो रहे हैं। तो अगर एक भी मिल गया अफेक्टेड तो हम पता लगा लेंगे, ये तो कंफर्म हो जाएगा कि जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है वो हेटेरोजाइगस। तो फिर इसका मतलब कि और बच्चे अगर होंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी आधे आधे बच्चों के अफेक्टेड होने की और अनअफेक्टेड होने की। पांचवा पॉइंट क्या इसमें हम देखेंगे कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, उनके पेरेंट्स अनअफेक्टेड। ये तो पहले ही वाले से कॉन्साइड कर रहा है। क्यों? पहला हमने कहा, पहला ही, हाँ, ट्रेट्स ऑफन स्किप जनरेशंस। तो अगर इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो वो तो अगली जनरेशन का हो गया, तो उसके जो पेरेंटल जनरेशन होगी वो अनअफेक्टेड होगी। कैसे होगी, क्या होगी, अभी जब उसका एग्जाम्पल देखेंगे तब और क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स के आप देख लें। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे साक्स डिजीज, फेनाइलकीटोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, विल्सन्स डिजीज, एल्केप्टोन्यूरिया, होमोसिस्टिन्यूरिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें से कितनी बीमारी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है जेनेटिक्स में? एक एक बीमारी डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको डिस्कस तो हमको करना ही है, वैसे भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल कम से कम नाम से आप लोग गो थ्रू रहिए कि ये हमको पहले से पता रहे कि ये किस कैटेगरी की जेनेटिक डिजीज़ है।
अब एक ये बता दें, अगर जैसे ये पेडिग्री का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, इसमें क्या है कि नन ऑफ द मैरिज पार्टनर्स फ्रॉम आउटसाइड, नन ऑफ द मैरिज पार्टनर्स फ्रॉम आउटसाइड दीज टू फैमिलीज आर हेटेरोजाइगस फॉर द ट्रेट। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैमिलीज हमको नज़र आ रही हैं इसमें मैरिज पार्टनर जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे ये तो खैर पेरेंटल जनरेशन ही हो गई, ये वाला, ये मैरिज पार्टनर बाहर से आया, ये इनमें से किसी का बच्चा नहीं है। सिमिलरली ये बाहर से आई, है ना, तो यहाँ तो आपस में ही हो गई, कॉन्सेंजीनस है ये, और कौन बाहर से आ रहा है, बस ये। तो ये जो है ये सेकेंड लाइन में बीच में ये वाला, हाँ ये वाला, ये भी बाहर से आ रहा है। तो ये सारे जो हैं ये अनअफेक्टेड, हेट्रोजाइगस नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। नन ऑफ द मैरिज पार्टनर्स फ्रॉम आउटसाइड दीज टू फैमिलीज आर हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। तो हेट्रोजाइगस नहीं है तो कोई बात नहीं, होमोजाइगस होंगे। इनहेरिटेंस पैटर्न इसका पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें गेस करो क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हमको लग रही है। पहली जनरेशन में किसी को नहीं, चाहे इधर वाला देख लीजिए चाहे ये वाली देख लीजिए, तो पहली जनरेशन में किसी को नहीं, सेकंड जनरेशन में यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम, यहाँ पे भी सेकंड जनरेशन में आ गया, तीसरी जनरेशन फिर से बिल्कुल पाक साफ है, फिर से चौथी जनरेशन में जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो स्किप कर रहा है जनरेशन, ये तो हमको वैसे ही नज़र आ रहा है। तो ट्रेट ऑफन स्किप्स जनरेशन, एक तो चीज़ हो गई। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि रेसेसिव है कि डोमिनेंट है, तो इसको पता लगाने के लिए आपको सिंपली सेकंड पॉइंट पे आना है। आपको ये देखना है भाई ऑटोसोमल है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। रेसेसिव है ये तो हमको पता चल गया क्योंकि जनरेशन से स्किप कर रहा है, अगर डोमिनेंट होता तो हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिलते, तो इससे कंफर्म हो गया कि रेसेसिव है। लेकिन ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल के लिए आपको देखना है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अफेक्टेड हैं। जो जो यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन का जो फादर है वो अनअफेक्टेड है, पर डॉटर्स अफेक्टेड, अगर एक्स लिंक्ड होता तो फादर को अफेक्टेड होना होता क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक उसे फादर से मिलना था। तो ये हाँ पता चल रहा है कि ऑटोसोमल हाँ, है। वो भी वो प्रॉपर रीजनिंग है उसकी। और अगर गेस करना है, गेस इन द सेंस कि इंटेलिजेंट गेस करना है, तो आपको सिंपली ये देखना है कि क्या मेल और फीमेल दोनों जो है अफेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देखो, और ऑलमोस्ट उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 फीमेल्स अफेक्टेड हैं और 1 2 3 4 5, 5 ही मेल्स भी अफेक्टेड हैं। तो इस तरह से आप क्विक गेस कर सकते हैं। और ये गेस क्या है, ये सही है, ये पैटर्न के हिसाब से ही वो डिफाइन किए गए हैं जो पैरामीटर्स हमने आपको ऊपर बताए। तो इस तरह से हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। हाँ, ऐसे ऑटोसोमल रिसेसिव की जितनी भी पेडिग्री होगी उसमें सब में सेम ही होगा ये डिजीज वाला ऊपर पैटर्न, जो मतलब ऊपर जो क्राइटेरिया दिया गया है ना, इसीलिए तो हम कहे कि इसको बहुत अच्छे से याद रखो। ये पांचों जो कंडीशन है, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड, 5 जो कंडीशन है, 5 जो इनहेरिटेंस पैटर्न है पेडिग्री की, इसमें इसके अंदर जितने भी टर्म्स दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। सर लेकिन उसमें तो ऑलमोस्ट लिखा है ना, मतलब ऐसा भी तो हो अरे सकता है भाई, तो कि ऐसा हो सकता है कि 4 फीमेल हो, 6 मेल हो या 5 मेल हो, ऐसा हो सकता है। अगर बहुत बड़ी पेडिग्री दी गई है तब हम काउंट कर सकते हैं, अगर छोटी दी गई छोटी है दी, हाँ, तो तो उसमें हम थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब यहाँ पे भी देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली जनरेशन यहाँ पे क्या हो रही है, स्किप हो रही है। और यहाँ पे कौन सी यहाँ पे जनरेशन, तो नहीं हो रही है। हाँ तो रुको एक मिनट, पहली में है, सेकंड में है, तीसरी जनरेशन यहाँ पे भी स्किप हो रही है। जनरेशन स्किपिंग तीसरी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस वाले में अगर जाएं हम, एकदम अल्टरनेट नहीं चलेगा, ये भी जान लो। कंडीशन हमको सर इस, मतलब जो आगे ऊपर वाली लाइन है उसमें आगे वाले में पहले स्किप था, दूसरी जनरेशन में प्रेजेंट है और तीसरी मतलब हाँ तीसरी जनरेशन ही नहीं दी हुई है पहले वाली। पहले वाले की नहीं दी हुई है लेकिन इधर वाले की तो दी हुई है ना। तो हाँ आखिर, सर ठीक है। हाँ तो आखिर उसमें क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब रेसेसिव है। डोमिनेंट होता तो आता ही आता।
तो एक चीज़ ये मिल गई। और फिर नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स, 1 2 3 मेल्स अफेक्टेड हैं, 1 2 3 फीमेल्स, तो वो भी इक्वल हो गया, तो ये भी एक रेसेसिव हो गई, ऑटोसोमल और रेसेसिव। तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी हम पूरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब ये करना तुम लोग अपने हिसाब से, देखना समझना, या तो कुछ और ही समझना है तुम लोगों को, नहीं समझ में आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे हम। अगला है, और डिस्कस कर लेंगे इसको हम, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, इसमें क्या क्राइटेरिया है, जो इसके क्राइटेरिया जो है आपको बेसिकली देखने हैं। यहाँ पे क्या है, अगर डोमिनेंट की बात हो रही है, ऑटोसोमल तो है ही है, तो ट्रेट्स जो होते हैं दे शुड नॉट स्किप जनरेशन्स, यानी कि जनरेशन स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, हर एक जनरेशन में ट्रेट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिलने चाहिए। अगर इसमें मेटिंग हो रही है अफेक्टेड और अनअफेक्टेड पर्सन्स में, तो इस कंडीशन में कम से कम 50% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा होनी चाहिए। डोमिनेंट है तो ऐसे तो हो गई। अच्छा, 50% किस केस में, जब जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है हेट्रोजाइगस, हाँ, अगर वो होमोजाइगस होगा तब तो सारे ही अफेक्टेड हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है कि मेल और फीमेल जो है इक्वल नंबर पे, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, या कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन दोनों पॉइंट को हमको आप बताइए, अगर बता सकते हैं तो। क्या कंफ्यूजन है या नहीं है? इस वाले पॉइंट को देख के जब एक्स लिंक नहीं है तो वो दोनों से ही उसको ट्रेट मिल रहा है ना, तो फिर फायदे में देखो, दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। ये बात समझ लो, ये पॉइंट दिखाता है कि जो ट्रेट है वो ऑटोसोमल है, इसको यही बताना है। अगर मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो ट्रेट ऑटोसोमल है, बस। तो चूंकि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर, लेकिन मतलब ये, जैसे अगर ये चीज देखनी हो कि इक्वल मेल फीमेल अफेक्टेड है कि नहीं, तो इससे तो पेडिग्री गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी सेम यही था, रिसेसिव में था और डोमिनेंट में भी भाई, यही। तो कॉमन चीज तो देखोगी ना, ट्रेट स्किप नहीं वो भी होगा, तो, ट्रेट स्किप। हाँ, वो भी ऑटोसोमल है, ये भी ऑटोसोमल है। हमको तो पहले ये पता लगाना है ना कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, फिर हमको देखना है कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, तो दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो ऑटोसोमल तो ऊपर वाला भी था, ऑटोसोमल रेसेसिव, तो पॉइंट तो वही बनेगा ना। डोमिनेंट हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे कोई जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए, और वहां पे अगर जनरेशन स्किप हो रही तो रेसेसिव हो जाएगा। आई बात समझ में? जी सर। ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट। तो ये पॉइंट बता देगा डोमिनेंट, ये पॉइंट बता देगा ऑटोसोमल, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल है तो जाहिर सी बात है इट विल बी ट्रांसमिटेड बाय आइदर सेक्स, मेल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, फीमेल से भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना भी एक जेनेटिक बीमारी है, और वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट चलती है, जिसके फैमिली में है वो है। कई आपने ऐसे एग्जांपल्स सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए कि दादाजी हार्ट अटैक से मरे कम उम्र में, पिताजी भी हार्ट अटैक से मर गए, बेटा भी मर गया, क्योंकि इस तरह का ट्रेट चलता रहता है ये, और डोमिनेंट है तो ये अपना असर हर जनरेशन में दिखाएगा ही दिखाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। हंटिंगटन्स कोरिया, मार्फन सिंड्रोम, ब्रैकिडेक्टाइली, एहलर्स डैनलॉस सिंड्रोम, नाम याद रख लो फिलहाल, डिस्कस करेंगे किसी दिन इसको हम बाद में। अब ये समझना, इसमें समझना क्या है, 2 पॉइंट देखने, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, तीनों में आ रहा है डोमिनेंट। 1 2 मेल्स और 1 2 3 फीमेल्स, तो अप्रोक्सीमेटली है ना, तो मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसी से हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये ऑटोसोमल है। क्लियर है? अब ये वाला देखना तुम लोग। फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड, अब सेक्स लिंक्ड में हम लोग आ गए।
तो इसमें क्या होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में कि मोस्ट जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो मेल होंगे, क्योंकि मेल्स के पास एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स वाला। तो अगर वो क्रोमोसोम रेसेसिव एलील भी कैरी कर रहा होगा तो मेल्स जो है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। अफेक्टेड मेल रिजल्ट फ्रॉम अफेक्टेड मदर्स या कैरियर मदर्स। जाहिर सी बात है, एक्स क्रोमोसोम मेल को माता से मिलता है, तो माता अगर अफेक्टेड होगी या कैरियर भी होगी तो उन दोनों केसेस में मेल अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्टेड फीमेल कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड और कैरियर मदर। फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए फादर को भी अफेक्टेड होना पड़ेगा और मदर को या तो अफेक्टेड हो या फिर कैरियर हो, तभी। भाई रेसेसिव की बात कर रहे हैं ना, तो इसको अफेक्टेड होने के लिए दोनों एलील्स रेसेसिव होनी चाहिए। तो दोनों एलील्स रेसेसिव कब मिलेंगी? जब फादर अफेक्टेड होगा और जब मदर अफेक्टेड या कैरियर होगी। सन्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स शुड बी अफेक्टेड, तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर वाला ही पॉइंट अलग तरीके से बताया गया है। सन के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा और वो गड़बड़ वाला कहाँ से आएगा? माता से, तो अफेक्टेड हो जाएगा सन। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट हाफ द सन्स ऑफ कैरियर शुड बी अफेक्टेड। हाफ द सन्स ऑफ कैरियर शुड बी अफेक्टेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्स 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 वाई, तो अगर फीमेल जो कैरियर है, ठीक है, तो ये वाला गैमीट चला जाएगा यहाँ पे एक्स वाई और ये वाला इधर जाएगा तो एक्स वाई। तो दो अगर लड़के हुए तो उसमें से ये वाला अफेक्टेड हो जाएगा, ये अफेक्टेड नहीं होगा। तो हाफ द सन्स ऑफ कैरियर, यानी मदर जो है इस समय क्या है? कैरियर है, तो दे शुड बी अफेक्टेड। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता है। कुछ बीमारियां हैं इसमें, डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके बारे में थोड़ा बताए भी हैं आपको। हीमोफीलिया ए एंड बी, G6P डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसमें एक्स क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, कलर ब्लाइंडनेस और लेश नाइहन सिंड्रोम। तो इसके भी नाम याद रखना, बताएंगे बाद में। कुछ के दिए हैं एक एक लाइन में कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे तुम देख लो कि यहाँ तो यही देख के हमको समझ में आ रहा है कि मोस्टली जो है वो मेल्स अफेक्टेड हैं। ये जो हाफ हाफ बनाया गया ये क्या है? ये कैरियर की बात हो रही है, ठीक है। मोस्टली मेल्स अफेक्टेड हैं और यहाँ पे जनरेशन भी स्किप हो रही है। देखो, इस जनरेशन में अफेक्टेड है, इसमें नहीं अफेक्टेड है, इसमें अफेक्टेड हो गया, इसमें भी खैर अफेक्टेड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक जनरेशन तो स्किप कर रही है। तो इस तरह से ये रेसेसिव हो जाएगा, मोस्टली मेल्स अफेक्टेड हैं, तो ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करें तो डोमिनेंट है तो फिर वही बात कि डज नॉट स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं होंगे। अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर, पैटर्न तो वही रहेगा अगर एक्स लिंक्ड है तो। अप्रोक्सीमेटली हाफ द चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, एक सेकेंड, अभी करते हैं तुमको हम कॉल में। तो approximately half the children of an affected heterozygous female are affected। ये ऊपर वाला हमने आपको जो पैटर्न बताया था सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। फीमेल हेट्रोजाइगस, तो उसका मतलब कि उसके आधे बच्चे ही अगली जनरेशन में अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड फीमेल ये कहाँ से आएगी? अफेक्टेड मदर, और नहीं होगा यहाँ पे, या हाँ या फादर, और बिल्कुल सही बात है। मदर अफेक्टेड है तब भी फीमेल अफेक्ट हो सकती है, फादर अफेक्टेड है तब भी फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि एक ही एलील चाहिए यहाँ पे अपना असर दिखाने के लिए, क्योंकि डोमिनेंट पैटर्न है। ऑल डॉटर्स बट नन ऑफ all daughters but none of sons of an affected father are affected।
जाहिर सी बात है कि फादर अगर अफेक्टेड है तो इसका मतलब कि फादर के एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, और इसको क्रॉस अगर कराया जाएगा तो इसमें क्या पैटर्न निकल के आएगा। अब आप देखिए, दो टाइप से डॉटर्स बन सकती हैं, तो यहाँ भी और यहाँ भी डॉटर बनाने के लिए तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा। दोनों ही केस में अफेक्टेड जो क्रोमोसोम है वो पहुंच गया एक्स वाला, और चूंकि ये डोमिनेंट है तो ये डॉटर को अफेक्ट करेगा। सन एक भी अफेक्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मदर अनअफेक्टेड है और एक्स जो आ रहा है मदर से आ रहा है नॉर्मल, तो अनअफेक्टेड। अफेक्टेड। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसके बारे में भी आपको कुछ हम बता चुके हैं। अब इसमें समझना कैसे हो रहा है कुछ नहीं बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे इसको। फिर लास्ट में है वाई लिंक ट्रेट। वाई लिंक ट्रेट में इसमें केवल मेल्स अफेक्टेड होंगे, और अफेक्टेड मेल्स के पिताजी भी अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड, वही बात ऐसे लिख दी, अफेक्टेड मैन के बच्चे भी अफेक्टेड होंगे। मेल टू मेल जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेडिग्री ई जो यहाँ पे दिखाई गई है इसमें सिर्फ मेल मेल मेल, बाकी सब में फीमेल्स भी अफेक्टेड है। और यहाँ पे सी में पेडिग्री ए में यहाँ पे ऊपर मेल अफेक्टेड ही नहीं है, तो फिर कैसे आया ये? कुछ और होगा तब। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस।